और इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र द्विवेदी हैं जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, निरंजन पोद्दार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ। देखिए निरंजन जी, अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय ये अधिवेशन को देखें तो हालांकि अलग, चाहे जेपी नड्डा हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, धामी जी हों, उत्तराखंड के मुख्य, सब अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जो उसमें से हम अगर छाने चीजों को, तो जो अहम फैसले रहे केंद्र की सरकार के, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे फिर वो यहाँ पर 3 तलाक हो, या फिर सबसे अहम चीज अयोध्या राम मंदिर, इन सभी एजेंडों को पैन इंडिया के तहत लाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। देखिए प्रियंका जी, इसके अंदर 2-3 बिंदु आपको और ध्यान देने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने बताया, इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर जब केंद्र में आए और प्रधानमंत्री बने थे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने एक समय जब उस टाइम पेट्रोलियम के दाम गिरे थे, यानी कि क्रूड ऑयल के दाम गिरे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं किस्मत वाला हूं और किस्मत मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपालु है, ये चीज कही थी। और यहाँ पे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो उस पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के गिरने के मामले में ये बात कही थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उनके वो जो शब्द हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनके जीवन चरित्र के ऊपर वो चरितार्थ होते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, उसके बाद में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं गतिहीन नजर आ रहा है। वो आज ऐसे लग रहा है कि जैसे वो विपक्ष एक तरह का अपने आप को कहीं ना कहीं जिंदा रखने के संघर्ष के अंदर लगा हुआ है। क्योंकि देखिए प्रियंका जी, 2-3 चीजें होती हैं। जिस तरीके से आपने अपनी ओपनिंग में कहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। कई बार कोई व्यक्ति इसलिए चुनाव या मैच जीतता है या इसलिए संघर्ष जीतता है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है और उसने पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ से वो विजय प्राप्त कर रहा है। और कई बार व्यक्ति इसलिए जीतता है क्योंकि सामने वाला जो अपोनेंट है वो दुर्बल है और उसकी जो कर्मण्यहीनता है उसकी वजह से उसको विजयश्री प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आज की तारीख में अगर हम पक्ष और विपक्ष दोनों को देखें तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भाग्यशाली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके साथ ये दोनों चीज जुड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पुरुषार्थ की भी गवाही दे रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो अकर्मण्यता की सीमाओं को लांघ रहा है। कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से विपक्ष के अंदर एक शून्यहीनता दिख रही है, शून्यहीनता का मतलब कोई भी चीज, राजनीति हो या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी संघर्ष हो, जहां पे आपको कम्पिटिट करना है वहां पे आपकी निर्णायक और आपकी बौद्धिक क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पे विपक्ष का जो मुख्य पार्टी है, कांग्रेस की बात करूंगा, उनकी स्थिति ये है कि उनको करना क्या है, उनको करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहे हैं, इन तीनों चीजों के अंदर कौन सामंजस्य बिठा रहा है, कौन इस चीज की प्लानिंग कर रहा है, भगवान जाने। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रियंका जी कहूंगा कि आप इस समय अति आत्मविश्वास के घोड़े के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं। इस टाइम आप उत्साह नहीं, अति उत्साह के अंदर हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयते, क्योंकि जिस तरीके से अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने टेम्पो खड़ा कर दिया है। 400 पार की बात करें, 370 भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यहाँ पे अभी 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। किसी भी विमर्श के अंदर आप देखेंगे तो 272 जो मैजिक फिगर है, यानी कि जिससे केंद्र की सरकार बनती है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज बताऊं प्रियंका जी कि 272 के बाद में आप चाहे 300 पे आए, चाहे 325 पे आए, चाहे 400 पे आए, उसका बहुत बड़ा मूल्य नहीं रहता है। यहाँ पे हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसके अंदर जो मूल्य है वो है मैजिक फिगर का, और मैजिक फिगर 272 में क्रॉस हो जाता है। और यहाँ पे आज की तारीख के अंदर 272 की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, किसी भी विमर्श में, किसी भी सर्वे में, किसी भी। तो ये इसको कहते हैं एक विश्वास और एक उत्साह। लेकिन इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी वोट सिस्टम नहीं है कि भाई जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के लिए वोट किया जाता है, वैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो वोट किया जाता है वो एक सांसद के लिए करा जाता है, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए किया जाता है। और
उस समय जनता जब वोट करने जाती है तो वो ये चीज भी देखती है कि मेरे यहाँ कौन प्रतिनिधि खड़ा है। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नामित प्रतिनिधि है या विपक्ष के द्वारा नामित प्रतिनिधि है, वो एक जरूर फैक्टर होता है। लेकिन प्रतिनिधि कौन है जो मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, मेरे क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करेगा, मेरे क्षेत्र के अंदर विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, ये चीज भी जनता देखती है। और यहाँ पे जिस तरीके से जनता वोट करने जाती है, जिस दिन पोलिंग बूथ के अंदर जाती है, उस दिन जनता का मूड क्या है, ये भी यहाँ पे एक मायने रखता है। इसके अंदर आप ये मत सोच के चलिए कि आज का जो भारतीय जनता पार्टी ने टेम्पो एक तैयार कर दिया है, तो यही टेम्पो उस दिन पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा प्रियंका जी, इसी जो जिस तरीके का अभी विमर्श चल रहा है, इसी विमर्श के अंदर जैसे 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान के चुनाव की, तो आपको देखना होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 48% वोट परसेंट लिया है, तो उनके विरुद्ध 46% वोट परसेंट उनके खिलाफ भी गया। अगर मैं बात करूं हिमाचल के चुनावों की, तो हिमाचल के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजय का भी सामना करना पड़ा है। अगर मैं बात करूं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में, यहाँ भी पराजय का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना में पराजय का सामना करना पड़ा, कर्नाटक का भी पराजय का सामना करना पड़ा। ये पिछले मैं ये लगभग 1-1.5 साल के सिचुएशन बता रहा हूँ, राजनीतिक सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको कभी ऐसा ना हो कि जिसको कहते हैं ना कि उल्टा से एक सपंगत खां की स्थिति में ना चला जाए। मैंने क्यों कहा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, क्योंकि कभी अति उत्साह के अंदर आदमी, आपने देखा होगा, एक उदाहरण देता हूं, 2008 के विधानसभा चुनाव थे राजस्थान के, और उनके अंदर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कांग्रेस के नेता थे, वो केवल 1 वोट से चुनाव हार गए थे, अपना विधानसभा चुनाव। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से अगर अति उत्साह के अंदर कहीं आप हिट विकेट ना हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे पैरों के नीचे की जमीन का पता होना चाहिए, अगर देखा जाए तो सीधे तरीके से। यहाँ निरंजन पोद्दार जी, यही है ना कि मतलब एक तरीके से परिवारवाद जो है वो इंडिया गठबंधन के गले की फांस बना हुआ है, उससे पार नहीं पा रहे वो, और यही मुद्दा बीजेपी के लिए एक तरीके से संजीवनी हमेशा से रहा है। देखिए प्रियंका जी, ये जो परिवारवाद वाली जो भी बात की जाती है, कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से ये भी अपने आप में एक नैरेटिव है, क्योंकि परिवारवाद कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में और किसी भी संस्था में और या किसी भी व्यक्ति या कोई भी इस चीज से अछूता नहीं है। ये बात मैं तथ्यों के आधार पर प्रमाणित कर सकता हूँ, और मैं वो घिसी पिटी बातें नहीं करूंगा कि राजनाथ सिंह जी का बेटा राजनीति में आ गया या अमित शाह का बेटा जो है वो बीसीसीआई का महासचिव बन गया। मैं ये घिसी पिटी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा तो बिल्कुल तथ्यपरक बात करूंगा, और उसको आपको काट भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना ये है कि उससे बड़ी बात मैं जो दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और अगर अपोजिशन की बात करूं तो उसके अंदर 2 चीजों के अंदर केवल 2 चीजों का बहुत बड़ा अंतर मैं मानता हूं। पहला चीज, एक भ्रमित विपक्ष है, यानी कि विपक्ष बिल्कुल भ्रमित तरीके से है, और जो सत्ता पक्ष है वो संयमित और उत्साहित, यानी कि दोनों चीजें उसके साथ उतनी ही समानांतर रूप से उतनी ही एग्रेसिव मोड पे वो खेल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैंने एक चीज और आपको बताई कि अति उत्साह अति सर्वत्र वर्ज्यते। आज ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए आपकी आयु सीमा क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब मैं यहाँ जो प्रवक्ता बैठे उन सभी की बात बता रहा हूं, उनका आयु सीमा या उनका कार्यकाल क्या है। लेकिन मैं पिछले 35 वर्षों से इस राजनीति का विश्लेषण कर रहा हूं, और मैंने 2004 का काल मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। और आपको ये भी समझ में आएगी प्रियंका जी, आज की स्थिति में और 2004 के चुनाव के से पहले की स्थिति के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं था। जब 1998 के अंदर अटल जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद देश का तहु और विकास हुआ, और ये भारतमाला जो रोड परियोजना शुरू हुई, और जिस तरीके से यहाँ पे विदेशी कंपनियों का आना हुआ, और हमारे यहाँ जिस तरीके से आईपीओज और बीपीओज खुले देश के अंदर, एक समझ लीजिए एक विकास की बयार बही। और जब उनको ऐसा लगा, और उस टाइम आपको पता होगा कि आज इस तरीके से एक नैरेटिव बन चुका है, वैसे ही उस टाइम भी एक टेम्पो बन चुका था कि शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया, और उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उस समय लोगों को लग रहा था कि अटल जी के काम के अंदर बहुत अभूतपूर्व काम हुए हैं, और हर आदमी उस चीज की प्रशंसा करते थे। बल्कि इसके अंदर मैं तो एक बात और कहूंगा कि मोदी जी के कुछ फैसले ऐसे हैं जो जिनके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन अटल जी के ऐसा कोई
निर्णय ही नहीं था जिसके ऊपर कोई उनके ऊपर उंगली उठाए। मैं मोदी जी के कुछ फैसलों के अंदर, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, या तमाम प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं हुई उनकी बात करें, तो ऐसी चीजों के ऊपर एक बार क्या बहस कर सकते हैं। लेकिन अटल जी का तो कोई विवादास्पद फैसला ही नहीं था। और उसके बाद में 2004 के अंदर जब प्रमोद महाजन जी उस टाइम सरकार के समझ लीजिए संकट मोचक थे, तो उन्होंने जब आईबी से सर्वे करवाया, आईबी का सर्वे था, संघ का सर्वे था और पार्टी के संगठन का सर्वे था, और जो तीनों सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि अगर आज चुनाव होते हैं, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2003 की, जब उनका सर्वे की रिपोर्ट आई कि आज सर्वे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो 182 सीट पे थी वो 325 से 250 से 250 सीटों के ऊपर पहुंच जाएगी। और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का 200 सीटें क्रॉस करना एक सपना हुआ करता था। तो 250 250 सीटों का जो सर्वे था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 142 सीटों पे ले आया। और उस टाइम भी विपक्ष कहीं ना कहीं इसी तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि राहुल और प्रियंका बच्चे थे और सोनिया गांधी जी उस टाइम नेपथ्य में गई हुई थी। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद में वो कहीं ना कहीं राजनीति से एक समझ लीजिए। बिल्कुल। और अब सपना है 400 पार करने का, अगर देखा जाए बीजेपी का, और सपने को साकार करने में भी बीजेपी जुटी हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल उतना ही था कि उस टाइम भी अति उत्साह के अंदर ये समझ लीजिए, ये जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ देसी कहावत है कि भरोसे की भैंस पर डाली आई, तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। और आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मैंने क्या कहा, आज एक टेम्पो का, जिसको कहते हैं टेम्पो निर्माण हो चुका है, लेकिन इस अति आत्मविश्वास के अंदर भी कई बार क्या होता है, सेल्फ गोल हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अति उत्साह हो रहा है, आपको ये लगता है? निरंजन पोद्दार जी, इस लोकसभा चुनाव में इस बात के बाद सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो कमल का फूल और दूसरा मोदी की गारंटी। बस यही दो चीजें हैं और यही दो चीजें चुनाव लड़ रही हैं। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा था कि अति आत्मविश्वास या अति उत्साह, मैं ये बात इसीलिए कह रहा था कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रारूप नजर आ रहा है, वहां से केवल एक ही चीज नजर आ रही है कि बाकी दलों को तो आप छोड़िए, सहयोगी दलों को तो आप छोड़िए, उसके अंदर तो अभी आलोक बख्शी जी ने एक बात कही कि बड़ा भाई होता, छोटा भाई होता। जबकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक बात भाई बंदगी की नहीं है, यहाँ पे बात सामंजस्य की है। अगर आज सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है तो वो उनके दोस्त है, यानी कि भाई नहीं मान करके मैं उनको दोस्त मानता हूँ। और दोस्ती के अंदर कहा जाता है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, दोस्ती होती है और दोस्ती बराबर की होती है। तो कहीं ना कहीं पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से, देखिए मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को अप्रिय लगेगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त से सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको वेटिंग लिस्ट पे छोड़ा हुआ है। उनको मंत्री परिषद के अंदर ये चीज बहुत गहरी है। दारा सिंह चौहान जी की बात करें, चाहे सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, इनको लेकिन आज की तारीख तक, यानी कि फरवरी आ गया है, 7-7 महीने के अंदर मंत्री परिषद का फैसला नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषंगिक जो इनके प्रकोष्ठ हैं उनका फैसला नहीं कर पा रही है, उनकी लिस्टें नहीं आ पा रही है। और आलोक बख्शी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परिश्रम और पसीना बहा रहे हैं, उनकी तरफ पार्टी को देखने का समय नहीं है। और यहाँ पे जो बाहर से दूसरी पार्टी से जो आयातित लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करवा रही है और सीधा उनको राज्यसभा। बिल्कुल यही चीज है जिससे संभलने की जरूरत है। और आपने कहा कि अति उत्साह में बहने की नहीं, बल्कि 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा प्लीज। हाँ, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ प्रियंका जी, कई बार क्या होता है ना, मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन कई बार वो इतनी बड़ी गलती करती है कि जाला इतना भयंकर बना देती है कि उसी जाले में फंस करके वो अपने प्राण त्याग देती है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपना विस्तार कर रही है, लेकिन वो विस्तार क्या कर रही है, वो विस्तार बाहर से आयातित लोगों का विस्तार कर रही है, ना कि अपने लोगों को समाज। बहुत अहम बिंदु है ये, बिल्कुल बहुत अहम मुद्दे, बिल्कुल। लेकिन अभी समय नहीं मेरे पास, वरना और भी टिप्पणी लेते हैं आपसे यहाँ निरंजन जी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, एस के दुबे जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी और निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।